नेशनलाइजेशन से मतलब ये होता है कि इदारे किस में चले जाते हैं, पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं। और जब इदारे पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो उनकी प्रोग्रेस ज्यादा होगी। यानी तीसरी बात है, उनका उन पे स्टेट कंट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये आप इसके इसके इकोनॉमिकल बेनिफिशियल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। यानी वो फैक्टर कौन से इकोनॉमिकल बेनिफिट होंगे उससे ये पढ़ रहे हैं। पहले आपने पढ़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अब आप बताएं कि एक स्टेट है, हम उसके अंदर सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का कानून लेके आते हैं, तो उसमें पहला फायदा क्या होगा? नंबर एक फायदा आपको ये होगा कि नेशनलाइजेशन होगी। अब नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मतलब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूं सिंपल वे में। नेशनलाइजेशन का मतलब है पब्लिक ऑनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितने भी जराए हैं मुल्क के अंदर, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल हैं, इमूवेबल हैं, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल इन डोमेन ऑफ पब्लिक। वो पब्लिक की डोमेन में है और उनकी कलेक्टिव ऑनरशिप है, वो अंडर स्टेट कंट्रोल है। इसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। नेशनलाइजेशन के बारे में आपके जहन में कंसेप्ट आ रहा हो कि नेशनलाइजेशन क्यों की जाती है। अब बहुत सारी जब देखें ना, ये सोवियत यूनियन के अंदर हुआ क्या था, वहां पर अपने अपने बिजनेस लोगों ने किए हुए थे। उन बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उनके राइट उन्हें प्रॉपरली नहीं मिलते थे। रेवोल्यूशन जो आई थी, उस रेवोल्यूशन के अंदर यही हुआ था कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या प्राइवेट पर्संस की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको उनको कम किया जाए, उनको पब्लिक डोमेन में लिया जाए, और उनको जो इंटरेस्ट है अदर पार्टी को देकर, जिनके अंडर है उनको देकर उन्हें साइडलाइन किया जाए। फिर हम लेबर वर्कर को, यूनियन को, एक आम आदमी को उसका बेनिफिट देंगे। अदरवाइज स्पेसिफिक ग्रुप जो है ना, उससे बेनिफिट उठाकर वो अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर होता जाए। सोवियत यूनियन में ये जो इसका टूटा था, इसमें जब ये रेवोल्यूशन आई थी, तो उसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम ग्रो हुआ था। मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो बड़े लोगों के पास थी, उसमें खत्म की गई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है सेंट्रल प्लानिंग। अब सेंट्रल प्लानिंग में क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी इसमें बताया, इसी करेक्टरिस्टिक में भी ये बेनिफिट बताया उसने। जो स्टेट होती है, कोई भी स्टेट है, उसके जो डिफरेंट यूनिट में डिवाइड करते हैं। हम अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं तो अमेरिका में यूएसए है, तो उसे हम स्टेट लैंड कह देते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 52 स्टेट है इसमें। और वाशिंगटन डीसी जो है ना, इसका जो वाशिंगटन डीसी है वो इसका कैपिटल है। बाकी जो स्टेट हैं, अलास्का है, कैलिफोर्निया है, एक्सेट्रा, लॉस एंजल्स है, ये तमाम स्टेट्स मौजूद हैं। लेकिन इसका जो वाशिंगटन डीसी है, इसको एक हमने यहाँ पे देखना है, इट इज ए कैपिटल। ये कैपिटल मतलब स्टेट का जो सुपरविजन पावर है वो ये है। इसी तरह पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल लॉज हैं, प्रोविंशियल लॉज, सूबाई लॉज, वो तो उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आते हैं। वो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं। लेकिन जो मेन उसका कंट्रोलिंग हेड है, वो कहाँ पे मौजूद है? वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल मींस ये सुपरविजन अथॉरिटी है ऑफ ऑल प्रोविंसेस। ये कह सकते हैं कि जो बड़े मेजर इंस्टीट्यूट जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, उनको सेंट्रलाइज किया जाता है, उनकी प्लानिंग कैपिटल में होती है, ताकि उनके प्रोग्रेस को ग्रो किया जा सके। इसका मतलब यह है कि जब इदारा सिंगल हैंडेड होता है, प्राइवेटली रन होता है, उसको प्राइवेट पर्सन ही मॉनिटर करते हैं, उनकी प्लानिंग बड़े लेवल पे नहीं होती। जब इदारा पब्लिक डोमेन में आता है, तो उस इदारे की जो प्लानिंग है वो उसको मॉनिटर किया जाता है एट हायर लेवल। लाइक दैट सेंट्रल प्लानिंग में यह है, प्रोविंशियल जो इदारे हैं वो फेडरल इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उसकी प्रोग्रेस को देख रहे होते हैं। मैं सिंपल बात ये कहता हूं कि जैसे अब मैंने एग्जांपल दी, एजुकेशन के लिहाज से हमने एचईसी पंजाब भी बनाई, एचईसी सिंध भी बनाई, एचईसी जो है वो बलूचिस्तान भी बनाई, बट सेंट्रलाइज्ड किया उसे विद एचईसी इस्लामाबाद
दैट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब HEC इस्लामाबाद इन तमाम इदारों को, जो स्टेट प्रोविंशियल इदारे हैं, उन्हें सेंट्रलाइज करता है। जो नोटिफिकेशन या इंटरेक्शन, जो हिदायत, जो उसकी प्लानिंग होगी, वो ऊपर से आएंगी और तमाम सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इट मींस HEC इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूट। जब पब्लिक इंस्टीट्यूट है तो उसको सेंट्रलाइज मॉनिटर किया जा रहा है नीचे तक। तो ये बात याद रखें, तो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम ये कहता है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट को सेंट्रलाइज मॉनिटर किया जाता है तो उसकी प्रोग्रेस या उसका प्रोडक्शन या उसकी जो इंपॉर्टेंस है ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। तो ये बात एक है। दूसरी बात यह है जो उसने बताई इकोनॉमी के हवाले से, कि एक इदारे जो होते हैं ना, इदारे, उनकी जो प्रोडक्शन है जब वो पब्लिक डोमेन में आएंगे तो उनकी प्राइस कंट्रोल की अथॉरिटी भी पब्लिक की होगी। अगर कोई बंदा टायर की प्रोडक्शन करता है, टायर बनाता है, तो उसकी प्रोडक्शन वो प्राइवेटली कर रहा है, अपने तौर पे कर रहा है, उसने सेल्फ मेड वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाए, फैक्ट्री लगाई, वो प्राइस भी अपने टायर की अपने हिसाब से रखे। कोई बर्तन बनाता है वो भी उसको करे। हाँ, कुछ मॉनिटरिंग अथॉरिटीज हैं, प्राइस एंड कंट्रोल एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के पास तैयार होंगे, उसके रेगुलेट करेगा, ये करेगा, वो चीजें हैं। लेकिन जो मेजर रिसोर्सेज हैं, अब ये तो छोटे रिसोर्सेज है ना, जिनमें कंपटीशन आएगा, कंपटीशन ऑटोमेटिकली प्राइस को मैनेज कर देगा। मतलब एक बंदा अगर सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी है, वो बहुत ज्यादा सब्जी है, बाहर नहीं जा रही, कंपटीशन से वो डाउन हो जाएगा, मंडियों का निजाम है, अच्छा ये बात। लेकिन जो चीजें बहुत हायर लेवल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको तैयार करने के लिए बहुत बड़े वसाइल चाहिए, ये यूनिट लगाने पड़ते हैं। जैसे शुगर है, उसकी प्रोडक्शन के लिए हम बहुत एक्सपेंसिव वे से एक फर्म लगाते हैं, उसकी फैक्ट्री लगाते हैं। आम बंदा नहीं लगा सकता, मिलीनियर लगाते हैं। अब उन मिलीनियर्स को काबू करने के लिए हमने कमीशन बनाया होता है। वो कमीशन क्या करता है, उसे रेगुलेट करता है उनकी प्राइस कंट्रोल को। हम इनको पब्लिक डोमेन में तो आज तक नहीं लेके आए। पहले ये पब्लिक डोमेन में अगर कोशिश की जाती रही कि पब्लिक डोमेन में इनको लेके आया जाए, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आए। लेकिन इसके लिए कमीशन बना दिया गया कि जो शुगर है उसकी आपने प्राइस को कितना रखना है, और ऑल ओवर दी जो एक स्टेट होगी या एक कंट्री है उसके अंदर वही कीमत होगी। नंबर एक। नंबर दो ये है कि पब्लिक, अब PIA अपना जो रेट है वो एज पर PIA एक इंस्टीट्यूट है, उसने जो रेट देना, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट ने उसे हिदायत देनी, वो रेट देना। पेट्रोल प्राइसेस आर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अगर किसी प्राइवेट पर्सन के पास हो तो उसको कोई कीमत को वो किसी वक्त भी बढ़ा सकता है, किसी वक्त भी कम कर सकता है। मतलब यह है कि जब इदारे पब्लिक होते हैं तो उनका कंट्रोल भी पब्लिक के पास होता है, इनडायरेक्टली उनके इलेक्टेड नुमाइंदे उसको डिसाइड करते हैं। तो प्राइस एंड वेज, वजन, उनकी रकम, इनका तयन पब्लिक इंस्टीट्यूट का करना बेटर होता है, उसको किया जाता है। इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई प्राइवेट पर्सन उस इदारे को कंट्रोल करेगा तो वो कीमतें अपने हिसाब से तय करेगा। जब कीमतें अपने हिसाब से तय करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है ना उस पर इफेक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में प्राइस एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा चूंकि पब्लिक होती है इनडायरेक्टली, तो पब्लिक जब उसको डिसाइड करती है तो उससे इकोनॉमी जो है ना वो कंट्रोल हो रही है। चौथी बात यह है कि जो माशरे के अंदर इकोनॉमी पे ये इफेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमने जो काम करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन करना है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक सेटअप है, मतलब अगर इंडस्ट्रीज में हम क्लासिफिकेशन बहुत सारी करते हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं तो इट मींस दे आर अंडर दी, प्राइवेट इंडस्ट्री है तो वो एक प्राइवेट पर्सन के अंडर होगी, और जो प्राइवेट पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक डोमेन में आएंगी। अब इसमें जो पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं मींस जो पब्लिक डोमेन में है, उनमें लेबर यूनियन वगैरह जो मतलब चीजें हैं जो एज पर पॉलिटिकल
जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से फ्रीली उनके पास मैंडेट होता है, वो अपने आप को उसमें ला सकते हैं। इससे जो राइट ऑफ लेबर है, राइट ऑफ लेबर, वो जो है ना इनफ्रिंज नहीं होता। मतलब पब्लिक इंडस्ट्रीज में चूंकि वो अंडर दी स्टेट होती हैं, वहां पे फ्रीली वो अपनी जो है ना यूनियन डेवलप कर सकते हैं। जब वो यूनियन डेवलप करते हैं तो राइट ऑफ लेबर, आम बंदे का जो राइट है ना, वो फुलफिलमेंट होता है। इसका मतलब वो अपनी वेजेस को तय करने में, उसमें अपनी सैलरीज को तय करने में, अपने बोनस को तय करने का इख्तियार रखता है, और उसकी बात की हियरिंग जो है ना वो हो जाती है पब्लिक के अंदर। प्राइवेट के अंदर जो है ना, अगर किसी बंदे के साथ हादसा हो जाए तो उसको डोमेन में नहीं लाया जाता। मतलब एक फर्म है, उसके अंदर कोई वर्कर है, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उसका कोई राइट डेवलप नहीं होता। बहुत सारे केसेस में फिर वो लेबर कोर्ट में जाते हैं, परेशान होते हैं कि भाई इसका जो एज पर कंपनसेशन है वो हमें दी जाए। लेकिन पब्लिक डोमेन में जब होगा तो एज पर रिटर्न होगा। तो जैसे मतलब सिंपल बात करते हैं, इदारों के अंदर 17A रूल के तहत जो है ना वो भर्ती की जाएगी। अगर उसका बेटा या भाई या बाप जो है ना उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी सर्विस, उसका राइट है तो उसे, उसके बेटे को या बड़ी बेटी को जो क्वालिफाइड प्रेस्क्राइब पोजीशन पे उसे रखा जाए 17 रूल के तहत। ये भी इट इज ए राइट ऑफ दी जो उसका जॉबियन पर्सन है उसका राइट है। लेकिन प्राइवेट के अंदर वो उनके पास अपनी प्रिविलेजेस इस्तेकाक होता वो नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को इंक्रीज करता है। अगर वो पब्लिक डोमेन में, अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो फिर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंक्रीज नहीं होगी, वो डिस्करेज। इट इज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन अंडर द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में एक माशरे के अंदर जो माशी तौर पर फैक्टर ग्रो करते हैं, उनमें से ये फैक्टर जो है ना वो ज्यादा है। इसमें जो एक माशरे की जो इकोनॉमी है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में वो आएगा कि हमने इसके मेरिट पढ़ने हैं और इसके डीमेरिट पढ़ने हैं। मेरिट मींस ये है कि इसके हम हर एक थ्योरी जो है ना, चाहे वो ऑस्टन थ्योरी है, अपना सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, सिविल लॉ ट्रेडिशंस है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, जहां एक लीगल सिस्टम के बेनिफिट है वहां पे उसके जो है ना डिसएडवांटेज फैक्टर भी है। क्रिटिक्स जो है ना, जो जो थ्योरी देने वाले लोग हैं उनमें से कुछ क्रिटिक्स भी हैं, तो ये जो थ्योरी है वो इस हद तक भी एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम एक जैसे नहीं है। पाकिस्तान में हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, इस्लामिक लीगल सिस्टम भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम भी है। सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लामिक लीगल सिस्टम है जो राइंज है, और बहुत सारे मुल्क है जिनमें सिस्टम मौजूद हैं जो डिफरेंट तरीके से वहां पे माशरे की में जो है ना काम कर रहे हैं। लेकिन हर हर जो थ्योरी है इट इज नॉट कंप्लीट थ्योरी, वो कंप्लीट थ्योरी नहीं है। उसके आइडियाज को हम लेते हैं एज ए यूरिस्ट, एक कानून बनाने वाला, एज ए लेजिस्लेचर इन इन थ्योरीज को पढ़ता है, अपने नॉलेज को ग्रो करता है, माशरे की नीड को देखता है, उन आइडियाज को देखता है, फिर जाके लेजिस्लेट करता है। तो हर एक थ्योरी कंप्लीट है। इसी तरह सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में जो बात कंसेप्ट आता है, तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूट को इंकरेज किया गया है। मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूट में, पब्लिक डोमेन में जो चीजें होंगी उससे मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा निजाम लेके आओ। मतलब मेन चीज उसका फोकस ये है कि कॉमन सिटीजन जो है ना उसकी ऑनरशिप हर एक रिसोर्सेज पे होनी चाहिए, फिर इकोनॉमी भी बढ़ेगी और सेटअप भी बढ़ेगा और मुल्क के अंदर तरक्की भी होगी। मेन उसका फोकस ये। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, इसके मेरिट और डीमेरिट।